हेलो, गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का हमारे जीवा क्लासेस में स्वागत है। आज हम भारत के मैदान के अंतर्गत दक्षिण भारत के मैदान के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके पहली क्लास में हमने भारत के मैदान के अंतर्गत हमने पढ़ा था उत्तर भारत के मैदान। उत्तर भारत के मैदान के बाद आज हम पढ़ेंगे दक्षिण भारत के मैदान। तो हम आज शुरू करते हैं दक्षिण भारत के मैदान। हेडिंग में लिखेंगे दक्षिण भारत के मैदान। दक्षिण भारत के मैदान प्रायद्वीपीय भारत के पठार को, ये जो रेड कलर से बना ही हमारा प्रायद्वीपीय भारत है। तो इसके मैदान के बारे में हम पढ़ने के लिए प्रायद्वीपीय भारत के मैदान को इसकी उच्चावच की दृष्टि से दो भागों में अपनी सुविधा के अनुसार प्रायद्वीपीय भारत के मैदान को दो भागों में हम विभाजित करते हैं। एक है पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान। दूसरा है पूर्वी तटीय मैदान। अपने अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से दक्षिण भारत के मैदान को दो भागों में विभाजित करते हैं, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। क्लियर है? पश्चिमी तटीय मैदान से निकलने वाली नदियाँ पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। इसके बारे में हमने अपने प्रायद्वीपीय भारत के पठार के बारे में जब हम अध्ययन कर रहे थे तब हमने बताया था कि दक्षिण भारत में या सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के नीचे, हमने बताया था सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के नीचे या सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में जो प्रायद्वीपीय भारत का पठार है उसका ढलान पश्चिम से पूर्व की ओर है। यही कारण है कि अधिकतर नदियाँ, पश्चिम से निकलने वाली नदियाँ पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। इसमें एग्जाम्पल हमने दिया था गंगा नदी, कृष्णा नदी और गोदावरी। ये तीन बड़ी प्रमुख नदियाँ हैं। ये बड़ी नदियाँ इसलिए इनके बारे में हम हर क्लास में बताते हैं, वरना छोटी छोटी नदियाँ तो बहुत सारी निकलती हैं। अब छोटी छोटी नदियों को नाम लोग याद भी नहीं रखते हैं, वो एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता और एग्जाम की दृष्टि से वो छोटी नदियाँ ज़रूरत नहीं है, उन नदियों को याद करना जरूरी नहीं है। लेकिन जो नदियों को याद करना जरूरी है उनके बारे में हम ज़रूर चर्चा करेंगे। तो ये नदियाँ हमें इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम इनके बारे में हम यहाँ बनाए भी हैं और इनके बारे में पढ़ते भी हैं। ये नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, कहाँ गिरती हैं, इन सब के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे जब नदियों का टॉपिक आएगा, जब भारत के मैदान कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम नदियों का टॉपिक की शुरुआत करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी हम भारत के मैदान पढ़ रहे हैं, तो भारत के मैदान के अंतर्गत दक्षिण भारत के मैदान पढ़ रहे हैं। दक्षिण भारत के मैदान में मैंने बताया कि पश्चिम तट से पश्चिमी घाट पर्वत से जो नदियाँ निकलती हैं, हमने इसके पहले पढ़ाया था पश्चिमी घाट पर्वत से जो नदियाँ निकलती हैं वो पूर्वी घाट पर्वत की ओर प्रवाहित होती हैं। तो ये भी बताया था हमने अपनी पिछली क्लास में ये भी बताया था कि पश्चिमी घाट से जो नदियाँ निकलती हैं वो पूर्वी घाट की ओर प्रवाहित होती हैं। इस कारण से वो पूर्वी घाट को जगह जगह काट छाँट कर दिए हैं। एक मिनट के लिए ज़रा पानी पी लो। हमने ये बताया था कि पश्चिमी घाट पर्वत से जो नदियाँ निकलती हैं और पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं, वो नदियों ने पश्चिमी घाट पर्वत को जगह जगह काट दिया है। क्यों? क्योंकि ये पश्चिमी घाट पर्वत देखो, ये वो पश्चिमी घाट पर्वत और ये हुआ ये वाला भाग पूर्वी घाट पर्वत। ठीक है, और जो ये वाला भाग है ये, इसके बाद नदियाँ, इसके बाद समुद्र लग जाता है, इसके बाद समुद्र लग जाता है यहाँ से। वैसे ही यहाँ पर भी इसके बाद यहाँ पर
समुद्र लग जाता है। ठीक है, तो जो ये नदियाँ प्रवाहित होती हैं, यहाँ से कुछ नदियाँ इधर से निकल के इधर प्रवाहित होती हैं, तो इस कारण से पश्चिमी घाट पर्वत को काट करके ये नदियों को प्रवाहित यहाँ होना चाहिए, लेकिन यहाँ ना प्रवाहित होकर के ये नदियाँ यहाँ से ऐसे प्रवाहित हो रही हैं, ऐसे प्रवाहित हो रही हैं, क्योंकि ये ऊंचाई पे होने के कारण, ढलान पे होने के कारण ये नदियाँ पूर्वी घाट पर्वत को काट करके, पूर्वी घाट पर्वत को जगह जगह काट दी हैं। उनको काट करके अपने मैदान काटने के बाद वो नदियाँ समुद्र तल से जब मिलती हैं, या समुद्र से जब मिलती हैं नदियाँ, तो जो काट करके जो अपने साथ शिलाखंड लेके जाते हैं, उन शिलाखंडों को यहाँ पर जमा कर देते हैं, जिस कारण से ये मैदान का रूप ले लेता है। एक समय आता है कि ये जो ये मिट्टी है इस क्षेत्र तक है, लेकिन कुछ समय के बाद ये मिट्टी आगे बढ़ करके इस क्षेत्र में आ जाएंगी, तो इस कारण से इन क्षेत्र को मैदान बोलते हैं। तट और घाट के बीच में जो जगह है, जो तट और घाट के बीच में जो जगह है, उसको बोलते हैं मैदान। तो पश्चिमी घाट पर्वत से निकलने वाली नदियाँ पूर्वी घाट पर्वत को जगह जगह पर काट छाट की हैं, जिस कारण से पूर्वी घाट पर मैदान का निर्माण हुआ है। इन्हीं नदियों के कारण ही पूर्वी घाट पर नदियों का मैदान का निर्माण हुआ है। और पश्चिमी घाट से जो नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलकर जो नदियाँ पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं, पश्चिमी घाट पर्वत पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं, तो उन नदियों के कारण ही पश्चिमी मैदान का निर्माण हुआ है। ये बात तो क्लियर हो गई होगी। कि पश्चिमी घाट पर्वत से जो नदियाँ निकलती हैं पूर्वी घाट पर्वत की ओर, तो पर्वत को काट करके उसके मलबे को या शिलाखंड को काट करके आगे तट समुद्र में जब नदियाँ मिलती तो उन शिलाखंडों को या उन मलबा को वहाँ पर छोड़ देती, जिस कारण से उस क्षेत्र में यानी कि इस क्षेत्र में मैदान का निर्माण हुआ है। ये तो हमने बताया क्या है, कौन सी नदियाँ जो पश्चिमी घाट पर्वत से निकलती हैं, जो बड़ी नदियाँ पश्चिमी घाट पर्वत से निकल के जाती हैं। अब पूर्वी घाट पर्वत से भी निकलती होंगी छोटी छोटी नदियाँ, तो उन नदियों के द्वारा भी होता है, मगर ये बड़ी नदियाँ, इसलिए हमने बड़ी नदियों के बारे में बताया, क्योंकि सबसे ज़्यादा बड़ी नदियाँ ही काट के लेके जाएंगे। अब पूर्वी घाट से कोई नदियाँ तो इधर आएगी नहीं पश्चिमी घाट की ओर, क्यों नहीं आएगी? नहीं आएगी, इसलिए नहीं आएगी क्योंकि यहाँ का ढलान, पूर्वी घाट पर्वत का ढलान नीचे है और पश्चिमी घाट पर्वत का ढलान ऊपर है, तो ये नदियाँ तो ऐसे तो बहेगी नहीं, ऊपर की ओर नदी का जल तो जाएगा नहीं। हमेशा नदी का जल जहाँ ढलान होता वहीं वो प्रवाहित होता, तो यहाँ तो ढलान पर्वत है सब, तो यहाँ तो जाएगी नहीं, तो इसलिए यहाँ से निकलने वाली नदियाँ यहीं जाती हैं। लेकिन कुछ नदियाँ हैं पश्चिमी घाट में, कुछ नदियाँ हैं जो पश्चिमी घाट से निकल के अपने पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं, और कुछ नदियाँ पश्चिमी घाट पर्वत से निकल करके पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। पश्चिमी घाट से निकल करके पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं, और कुछ नदियाँ पश्चिमी घाट से निकल कर पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। आप लोग ये तो समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो पश्चिमी घाट पर्वत से निकल करके, मतलब यहाँ से निकल करके पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। तो पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ हैं, वो अपने तट पर जा कर के डेल्टा का निर्माण करती हैं। डेल्टा का निर्माण, जो पूर्वी तट की ओर जो नदियाँ प्रवाहित होती हैं, जो नदियाँ पूर्वी तट की ओर या पूर्वी घाट की ओर प्रवाहित होती हैं, वो नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं। जबकि जो नदियाँ पश्चिमी घाट की ओर प्रवाहित होती हैं, या जो नदियाँ पश्चिमी तट की ओर प्रवाहित होती हैं, वो नदियाँ एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि क्योंकि पश्चिमी घाट पर्वत का ढलान बहुत ज़्यादा है। पश्चिमी घाट पर्वत का ढलान ज़्यादा होने के कारण ये नदियों के पानी का वेग तेज होता है। तो जो नदियाँ अपने साथ अवसाद लेकर के आती, उन अवसादों को अपने वेग के साथ बहा कर के समुद्र के अंदर ले जाती। जो पश्चिमी घाट पर्वत में जो पश्चिमी तट की ओर नदियाँ प्रवाहित होती हैं, जो पश्चिमी घाट पर्वत से निकल कर के जो नदियाँ
पश्चिमी तट की ओर प्रवाहित होती हैं, यानी कि पश्चिमी घाट ये हुआ, ये घाट हो गया, ये जो घाट है, तो यहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं, जो नदियाँ यहाँ से निकल कर इधर की ओर प्रवाहित होती हैं, मतलब इधर जो नदी इधर की ओर प्रवाहित होती है, वो नदियाँ अपने साथ इतना वेग से प्रवाहित होती हैं क्योंकि इस घाट की ऊंचाई ज़्यादा है, तो ढलान ज़्यादा होगी, तो ज़्यादा ढलान होने के कारण इन नदियों का वेग, इन नदियों के पानी का वेग भी तीव्र होता है, जिस कारण से नदियाँ अपने साथ जो अवसाद लेकर के आती हैं, उन अवसादों को समुद्र में दूर तक ले जाती हैं, समुद्र में दूर तक ले जाके छोड़ देती हैं। लेकिन जो पूर्वी तट की ओर नदियाँ प्रवाहित होती हैं, वो नदियों का ढलान इतना ना होने के कारण, उन नदियों का ढलान इतना ना होने के कारण वो नदियाँ तट के पास जाकर के बहुत स्लो हो जाती हैं, जिस कारण से नदियाँ अपने साथ जो अवसाद लाती हैं, उन अवसादों को वहीं पर छोड़ देती हैं, और छोड़ने के कारण उन नदियों में इतना वेग नहीं होता है कि उन अवसादों को आगे प्रवाहित कर सके। जब उन अवसादों को वहाँ पर छोड़ देते हैं तो आगे नहीं ले जा पाती हैं, तो वो नदियाँ यहाँ से अलग अलग धाराओं में प्रवाहित होने लगती हैं, जिस कारण से ये एक डेल्टा की तरह बन जाता है। इस कारण से इसको बोलते हैं पूर्वी तट की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ। एग्जाम में पूछता है पूर्वी तट की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ किस चीज़ का निर्माण करती है, एस्चुरी या डेल्टा, या एस्चुरी डेल्टा दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एग्जाम पे क्या लगाना है, पूर्वी तट की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं। अब तो क्लियर हो गया होगा जहाँ तक मैं मानता हूँ। और पश्चिमी तट की ओर जो प्रवाहित होती नदियाँ वो एस्चुरी का निर्माण करती है। एस्चुरी का निर्माण करती है मतलब वो नदियाँ अपने साथ जो अवसाद बहा करके लाती हैं, उन अवसादों को समुद्र में दूर तक लेके जाती हैं और समुद्र में दूर तक छोड़ देती हैं ले जाकर, ठीक है, क्योंकि उसके नदी का पानी का वेग बहुत तीव्र होता है, जिस कारण से अगर नदी यहाँ पर नदियाँ ऊपर से यहाँ गिरती है ये, तो यहाँ से आगे भी बहा के ले जाएगी, क्योंकि इस नदी का वेग इस नदी के पानी का वेग तेज है। क्लियर है, अगर नदी के पानी का वेग तेज है तो अपने साथ जो अवसाद लेके आई है नदी, लेकर के आती, उन अवसादों को दूर तक छोड़ेगी। अगर नदी के पानी का वेग कम है या मंद हो गया है तो वो फिर नदी अवसादों को अपनी जगह पे छोड़ देगी वहीं पर, और उन अवसादों को आगे ढकेल नहीं पाएगी। जब अकेले आगे नहीं ढकेल पाएगी तो वो नदियाँ अलग अलग दिशाओं में प्रवाहित होने लगेगी। जैसे हमने यहाँ पर बताया था बांग्ला प्रदेश के पास, जिस कारण से बांग्ला प्रदेश के आगे जब नदियाँ निकलती हैं तो वो नदियाँ तराई प्रदेश का निर्माण करती हैं, जिससे कि वो क्षेत्र दलदली हो जाता है। कैसे क्यों हो जाता है, क्योंकि उस क्षेत्र से निकलने वाली नदियाँ अलग अलग धारों में बहने लगती हैं। क्लियर है, इसको रब कर रहा हूँ। इसके बाद पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार गुजरात से लेकर के दक्षिण में यहाँ है केप केमोरिन, तो क्या लिखोगे, पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार गुजरात से लेकर के दक्षिण में केप केमोरिन तक है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक पश्चिमी तट के मैदान का विस्तार है। अब देखो, पश्चिमी तट के मैदान को गुजरात से लेकर के गोवा के बीच में जो अभी मैं बता रहा था, पश्चिमी तटीय मैदान गुजरात से लेकर के गोवा, ये था गोवा, गुजरात से लेकर के गोवा, पश्चिमी तटीय मैदान को गुजरात से लेकर के गोवा के बीच में जो पश्चिमी तटीय मैदान है उसे हम कोंकण तट के नाम से जानते हैं। गुजरात से लेकर के गोवा के बीच में जो पश्चिमी तटीय मैदान है उसे हम कोंकण तट के नाम से जानते हैं। और गोवा से लेकर के कर्नाटक के मंगलूर, ये है कर्नाटक का मंगलूर जगह, मंगलौर, कर्नाटक के मंगलौर, गोवा से लेकर के कर्नाटक के मंगलौर तक के बीच जो तट पाया जाता है उसे हम बोलते हैं कन्नड़ तट, उसे हम कन्नड़ तट के नाम से जानते हैं। और मंगलौर से लेकर के कन्याकुमारी या केप कोमोरिन, इसी को बोलते हैं हम कन्याकुमारी।
कुमारी। मंगलौर से लेकर के, मंगलौर से कर्नाटक के मंगलौर से लेकर के केप कोमोरिन या कन्याकुमारी तक जो पश्चिमी तटीय मैदान है, जो पश्चिमी तटीय मैदान है उसे हम मालाबार तट के नाम से जानते हैं। क्लियर है। और इन्हीं तट पर ही कुछ प्रमुख शहर हैं, जैसे सूरत हुआ, मुंबई हुआ, गोवा हुआ, इन्हीं तट पर ही बसे हुए हैं। ये शहर प्रमुख शहर हैं, ये तट पर ही बसे हुए हैं। और ऐसे भी बहुत सारे शहर हैं, लेकिन ये 3 प्रमुख शहर हैं जो तट पर ही बसे हैं। ठीक है। तो अब हेडिंग में लिखोगे पश्चिमी तट। आज हम पश्चिमी तट के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में कल मिलेंगे पूर्वी तट के साथ, भारत के मैदान को कंप्लीट करेंगे। तो दक्षिण भारत के मैदान के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे पश्चिमी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान दक्षिण भारत के अंतर्गत हम पढ़ेंगे, दक्षिण भारत के मैदान के अंतर्गत पढ़ेंगे पश्चिमी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान में अब मैं जैसे बोलता जाऊंगा वैसे लिखते जाना है ना। पश्चिमी तटीय मैदान में लिखो सबसे पहले, पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार गुजरात राज्य से लेकर के दक्षिण में तमिलनाडु की कन्याकुमारी तक विस्तृत है। पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार गुजरात राज्य से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी तक विस्तृत है। कन्याकुमारी को ही हम केप कोमोरिन के नाम से भी जानते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान की सर्वाधिक चौड़ाई यहाँ पर देखो, ये ज़्यादा चौड़ा है, तो यहाँ पर है नर्मदा और ताप्ती नदी। पश्चिमी तटीय मैदान की सर्वाधिक चौड़ाई नर्मदा और ताप्ती नदी के मुहाने पर है। आगे लिखोगे गुजरात से लेकर के, यहाँ से देखो, गुजरात से लेकर के गोवा तक के पश्चिमी तटीय मैदान को हम कोंकण तट के नाम से जानते हैं। क्या बोला हूँ? गुजरात से लेकर के गोवा तक के पश्चिमी तटीय मैदान को कोंकण तट के नाम से जानते हैं। आगे गोवा से लेकर के कर्नाटक के मंगलोर तक के पश्चिमी तटीय मैदान को कन्नड़ तट के नाम से जानते हैं। आगे लिखोगे मंगलौर से लेकर के तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक पश्चिमी तटीय मैदान को मालाबार तट के नाम से जानते हैं। ठीक है। आगे लिखोगे धरातल पर स्थित समुद्र। आगे लिखोगे धरातल पर स्थित, या उसके पहले लिख लो केरल राज्य में 2 लैगून द्वीप पाई जाती हैं। केरल राज्य में 2 लैगून द्वीपें पाई जाती हैं। एक का नाम है अष्टामुदी, दूसरे का नाम है वेमनाड। अष्टामुदी वेमनाड, ये जो बना हुआ है ये लैगून द्वीप हैं, लैगून झील हैं। ये लैगून झील हैं। तो एक का नाम है अष्टामुदी, दूसरे का वेमनाड है। अष्टामुदी और वेमनाड लैगून झीलें क्या होती हैं? लिखो धरातल पर स्थित समुद्र का वह भाग, यह समुद्र का वह जल जो चारों तरफ से भूभाग से घिरा होता है, ऐसे जल को हम लैगून झील के नाम से जानते हैं। लैगून झील खारे पानी की झील होती है। केरल राज्य में 2 लैगून झीलें पाई जाती हैं। पहला अष्टामुदी झील, दूसरा वेमनाड झील। केरल राज्य में 2 लैगून झीलें पाई जाती हैं, अष्टामुदी झील और दूसरा वेमनाड झील। केरल राज्य में स्थानीय रूप से
झीलों को कयाल के नाम से जानते हैं। केरल राज्य में स्थानीय रूप से झीलों को कयाल के नाम से जानते हैं। झील जो है उसको केरल में कयाल बोलते हैं, झील को कयाल बोलते हैं। तो मैंने क्या बताया, केरल में स्थानीय रूप से झील को कयाल के नाम से जानते हैं। आगे लिखोगे, पश्चिमी घाट पर्वत का किनारा कगारनुमा है, अर्थात इसका ढाल अत्यंत तीव्र है। पश्चिमी घाट पर्वत का किनारा ढालनुमा है, अर्थात इसका ढाल अत्यंत तीव्र है। तीव्र ढाल होने के कारण ही पश्चिमी घाट पर्वत से प्रवाहित होने वाली नदियाँ, पश्चिमी घाट पर्वत से प्रवाहित होने वाली पश्चिम की ओर नदियाँ अत्यंत तीव्रगामी होती हैं। ये नदियाँ अपने मुहाने पर, ये नदियाँ पश्चिमी घाट पर्वत से निकलने वाली नदियाँ, पश्चिमी घाट पर्वत से निकलकर पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ अपने मुहाने पर एस्च्यूरी का निर्माण करती हैं। क्या लिखोगे, पश्चिमी घाट पर्वत से निकल करके पश्चिमी तट की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ, या ऐसे लिख लो, पश्चिमी तट की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ एस्च्यूरी का निर्माण करती हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख नदी लिख लो। गुजरात राज्य में जैसे लिख लो, जैसे गुजरात राज्य में 2 प्रमुख नदी हैं, नर्मदा और ताप्ती नदी एस्च्यूरी का निर्माण करती हैं। दूसरा लिखो, कर्नाटक राज्य में, या गुजरात के बाद महाराष्ट्र नहीं, गोवा में लिखो मांडवी और जुआरी। गोवा में 2 नदी प्रवाहित होती हैं, मांडवी और जुआरी, ये दोनों नदियाँ एस्च्यूरी का निर्माण करती हैं। मांडवी और जुआरी ये दोनों नदियाँ एस्च्यूरी का निर्माण करती है। उसके नीचे लिखो, कर्नाटक में शरावती नदी, कर्नाटक राज्य में शरावती नदी एस्च्यूरी का निर्माण करती है, जबकि केरल राज्य में भरत पूजा और दूसरा है पेरियार। भरत पूजा और पेरियार ये नदियाँ भारत में एस्च्यूरी का निर्माण करती हैं। मैंने कौन से बताया, मांडवी, जुआरी, शरावती, भरत पूजा, पेरियार, और 2 नदियों के नाम बताया था, नर्मदा और ताप्ती। ये दोनों नदियाँ 2 और 2 4 और 2 6 एक साथ, ये 7 नदियाँ एस्च्यूरी का निर्माण करती हैं। पश्चिमी तट की ओर प्रवाहित होने वाली छोटी छोटी बहुत सी नदियाँ हैं, मगर वो छोटी छोटी हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये नदियाँ इंपॉर्टेंट है, ये बड़ी नदियाँ हैं। अगर एग्जाम में पूछता सबसे बड़ी नदी जो एस्च्यूरी का निर्माण करती, तो उसमें ऑप्शन में आंसर आएगा हमारा ताप्ती नदी सबसे बड़ी नदी है जो एस्च्यूरी का निर्माण करती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लिख लो, आगे लिखोगे, गोवा की राजधानी पणजी जुआरी नदी के तट पर ही स्थित है। गोवा की राजधानी पणजी जुआरी नदी पर ही स्थित है। आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं, कल मिलेंगे, धन्यवाद।